हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन बता दिया था। आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ओके, यहाँ पे कहा गया अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट। ये द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये कोई सा करंट कैरिंग वायर है और लॉन्ग इसको बोला है। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कोई करंट चल रहा, सपोज करिए आई, कोई निगेटिव टेस्ट चार्ज है या निगेटिव पॉइंट चार्ज है। इस निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए कहा गया है कि ये इसके आसपास मूव कर रहा है और इसके ऊपर मूव करने के दौरान एक मैग्नेटिक फोर्स लगा है और ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगा है वो करंट फ्लो के अलांग है। ठीक है, हमसे कहा गया है यहाँ के अंदर बताइए मोशन ऑफ द चार्ज एट दिस इंस्टेंट। इस पर्टिकुलर टाइम पे मोशन, इसकी वेलोसिटी, मोशन का मतलब इसकी वेलोसिटी किधर रही होगी। तो समझो बच्चों, अब यहाँ के अंदर करंट फ्लो ऐसे होगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। यहाँ पर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं चेक करूंगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हर जगह क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर जरा सोच के देखते हैं, यहाँ के अंदर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर मान लेते हैं इसको, मैं ये मान लूं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा हो, एज्यूम दैट कि ये ऊपर जा रहा हो, ऐसे अवे जा रहा हो। तो यहाँ के अंदर बच्चों अवे अगर ये जा रहा होगा वायर से परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, जरा हम लोग रूल लगाते हैं। चारों उंगलियों को, फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड के अलांग रखें और थंब को वेलोसिटी के अलांग रखें। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होता, ध्यान रहे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, बट यह है निगेटिव। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को, निगेटिव चार्ज के वेलोसिटी को अपवर्ड मान रहा हूं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फोर्स इधर, और निगेटिव है क्योंकि तो इधर लगना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन सवाल ये कह रहा मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा करंट के अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की अगर ये डायरेक्शन हम मानते हैं तो ये हमारा ये जो रूल है फोर्स निकालने का, उस रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रहा है। अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों ऐसे डाउनवर्ड दिखा दें भैया, इधर के साइड में ऐसे, इसके वेलोसिटी को इधर दिखा दें। अब जरा चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड के अलांग फोर फिंगर और यहाँ पर बच्चों थंब को वेलोसिटी के अलांग किया, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगता अगर ये पॉजिटिव होता, बट है निगेटिव, उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर बिल्कुल मामला सेट हो जा रहा है। जिस समय मैग्नेटिक फोर्स वायर के करंट के पैरेलल होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जो होगा वो टुवर्ड्स वायर होगा। इस चार्ज की जो वेलोसिटी, जो मोशन की दिशा होगी, वो टुवर्ड्स वायर होगा। इसका मतलब बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर आ गया ऑप्शन बी। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे हमसे कहा गया दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो दो स्टेटमेंट्स हैं। ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन आफ्टर द स्टेटमेंट, यहाँ पर बच्चों हमसे ये कहा गया है, चॉइस चार दिए गए हैं, सही गलत का पहचान करना है। पहला कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक एक कांस्टेंट टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल को राइट एंगल पे मूव कराने की बात कही गई है। ड्यूरिंग द मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज रिमेन अनचेंज। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज बच्चों मोशन करने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और ये वाला मैग्नेटिक फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को केवल चेंज कर पाएगा।
यहाँ मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जो भी थी वही बनी रह जाएगी। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये तो सही बात है, काइनेटिक एनर्जी सेम बना रहेगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये सही हो गया। ठीक है, स्टेट नंबर 2 कह रहा है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सर्ट करता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के अंदर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, और यहाँ पर नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स है, और साथ ही साथ ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इनडायरेक्टली एक तरह से एक्सप्लेन हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होने वाली है। तो सब मिला जुला के कहानी ये है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, जैसा कि पहले में कहा गया, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू हैं। स्टेटमेंट ट्रू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी हम लोग लेंगे। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, स्टेट नंबर 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और राइट एंगल पे है वेलोसिटी के, और फोर्स को इसमें कहा गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अंडरस्टूड है यहाँ फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहा होगा, और ऐसे पर्टिकुलर केस में ये जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज केवल करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। यही वो वजह हुआ जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, और इस तरह से बच्चों ऑप्शन डी यहाँ के लिए करेक्ट हो गया। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बेटा यहाँ पे कह रहे हैं a charge particle with charge q enters a region of constant uniform and mutually orthogonal field E and B। मान लो बेटा यहाँ के अंदर मान लीजिए कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे हो और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री ले, कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे बच्चों इसके अंदर प्रवेश करेगा, अंदर इंसर्ट होगा इस फील्ड के, तो क्या होगा यहां के अंदर बेटा इसकी वेलोसिटी ये रही, यहां पर इसकी वेलोसिटी इधर है, अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के चल रहा है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, नियम से निकाल के देखोगे ऐसे आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे लगा दूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा Fe, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दे तो नेट फोर्स 0 आएगा, और नेट फोर्स 0 आने का मतलब यहाँ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में बिना कोई चेंज हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पार कर जाएगा। ठीक है बेटा, इसके लिए जरूरी ये है कि Fm और यहाँ पर Fe दोनों बराबर हो जाएं। बेटा Fm का मतलब हो गया Q V B साइन थीटा, यहाँ पर V और B के बीच में एंगल इस सवाल में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री। Fe के जगह पर बेटा हो गया Q इंटू E, और इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ दोनों साइड से Q हट जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेटा यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E बाई B, ऐसा कुछ आना चाहिए। अब इसको वेक्टर फॉर्म में दिया है, अब अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आगे एग्जैक्ट भी निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए जल्दी से कैसे करेंगे, जो भी ऑप्शन हमारा होगा उसका डायमेंशन E बाई बी के सिमिलर होगा, वेलोसिटी इक्वल टू समथिंग जो होगा उस समथिंग का डायमेंशन वेलोसिटी के सिमिलर होना चाहिए, या कह लीजिए E बाई बी के सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं पहले ऑप्शन के राइट हैंड साइड को देखूं तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा, देखिए एक ई एक तरह से डायमेंशन चेक करने के लिए आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर डायमेंशन राइट हैंड साइड में किसका बचेगा, B बाई ई का, जो कि वेलोसिटी के इनवर्स के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड को अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ डायमेंशन वाइज केवल चेक करिए, देखिए एक B कैंसिल करने के बाद हमको यहाँ डायमेंशन वाइज E बाई बी का डायमेंशन मिल जाएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है। और देख लें
यहाँ पर भी बच्चों अगर मैं राइट हैंड साइड को चेक करूं तो यहाँ डायमेंशन चेक करने के बाद E बाई बी का ही डायमेंशन यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ अगर चेक करने जाऊं एक ई कैंसिल करने के बाद यहाँ डायमेंशन वाइज जो मुझे राइट हैंड साइड मिल रहा है ये हो जाएगा बच्चों क्या, बी बाई ई। एक ई को कैंसिल कर दीजिए तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो होना नहीं। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में अंतर है, यहाँ बी क्रॉस ई लिखा और यहाँ ई क्रॉस बी लिखा है। अगर बच्चों मैं यहाँ के अंदर ई क्रॉस बी करता हूं, ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग जा रहा है। लेकिन अगर बच्चों मैं बी क्रॉस ई करता हूं, ध्यान से देखिए, बी क्रॉस ई करता हूं, बी हमारा अंदर की तरफ है, बी क्रॉस ई करता हूं तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे। बी क्रॉस ई करने से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्चुअल डायरेक्शन का अपोजिट जा रहा है। तब मिला जुला के बेटा ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वेक्टर रूल से निकालोगे तो वेलोसिटी के सिमिलर आएगी, बट बी क्रॉस ई की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगी। यहाँ पर अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का केस है तो ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बेटा यहाँ ये डायमेंशनली भी मैच कर रहा है, और डायमेंशनली मैच करने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन वाइज भी मैचिंग हो रही है। यहाँ ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला सवाल देखें, कहा गया इन ये रीजन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। किसी रीजन में कोई क्षेत्र कोई जगह ऐसा है जहां स्टैटिक मतलब टाइम के साथ जो चेंज ना हो, स्टैटिक या स्टेडी, स्टेडी मतलब रुका हुआ, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी उस रीजन में है। दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। A charge particle is released from rest in this region. Path of the particle will be। बेटा देखो थोड़ा सोचो क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सा फील्ड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कोई एक मान लीजिए, जैसे ये वाला बेटा मैंने मान लिया ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चों ऐसे रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इसी रीजन में, दोनों एक दूसरे के, सवाल कह रहा पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, मैंने ऐसे दिखा दिया। ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्या होगा अगर मैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दूं, रिलीज करने का मतलब कोई स्पीड ना देना। आप मान लो ऐसे प्लस क्यू चार्ज लिया, यहां छोड़ दिया। अगर प्लस क्यू चार्ज को मैं छोड़ दूंगा तो पहली बात स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि चार्ज हमारा रेस्ट में है। लेकिन अगर यही चार्ज बच्चों मूविंग स्टेट में आ जाए, यही चार्ज यहाँ के अंदर जैसे ही हम रखेंगे, सुनिए ध्यान से, फिर से सुनिए, यहाँ के अंदर बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो शुरुआत में लगा नहीं क्योंकि इसको मैंने कोई स्पीड नहीं दिया था, कोई मोशन नहीं कराया था। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर जरूर लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसके अंदर एक स्पीड, एक वेलोसिटी आ जाएगी थोड़ी ही देर में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक्सीलरेट होगा स्ट्रेट लाइन में। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और चार्ज जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनी रहेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज चल रहा है इसलिए इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, केवल और केवल इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहाँ के अंदर बच्चों केवल अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो यहां पर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन और एक्सीलरेटेड होगा। तो बेटा यहां के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन चॉइस के लिए होगा वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। बेटा सेंटर पर B1 है,
करंट कैरिंग लूप है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r का वहां हिसाब लगेगा। The magnetic field at a distance square root 3 times the radius of the given circular loop from the center on the axis is V2। ओके, यहां पर बच्चों कोई एक रिंग है, कोई एक सर्कुलर लूप है, मान लीजिए ये है। यहां पर दो जगहों को का नाम उन्होंने लिया है। एक जगह का नाम जो लिया है वो सेंटर का नाम लिया है, बच्चों ध्यान से समझो, और एक एक्सिस पर कोई पॉइंट का नाम लिया है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पे ऐसे कोई करंट चल रहा होगा, सपोज यहां सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बताया है वो B1 बताया है, और एक ऐसे डिस्टेंस पर जो कि रेडियस का क्या हो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। इस जगह पे मान लो यहां पर ये जगह है, ये रहा O, ये रहा P। इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बताया वो B2 बताया है। तो हमसे कहा है कि सर आप ये बताइए B1 और B2 का रेशियो क्या होगा। बहुत सामान्य सी बात मेरे प्यारे बच्चों, B1 डिवाइडेड बाई B2 हमें करना है। B1 मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग लिखेंगे बेटा म्यू नॉट n, मान लो नंबर ऑफ टर्न n हो या 1 मान लो, n मान रहे हो तो n दोनों के लिए मानो, I अगर इसमें करंट I है तो I डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो गया 2 टाइम्स ऑफ R, ये हो गया सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट n I म्यू नॉट एन आई, और यहां पर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सियल पोजीशन पर हो गया। इन्हीं दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो। देखो बच्चों, इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। म्यू नॉट एन आई यहां से ये पूरा यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। यहां पर इसको हम लोग थोड़ा और मैनेज करेंगे तो देखते हैं आराम से। यहां पर आ गया 1 बाई, और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, 1 बाई आर, यहां जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 1 बाई आर बचा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें देखिए कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो है वो दिया है स्क्वायर रूट के अंदर 3r, स्क्वायर रूट के अंदर 3r का स्क्वायर करेंगे तो यहां के अंदर मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, ऐसे का पावर 3/2, ठीक है। ऐसे मेरे प्यारे जो थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे, देखिए 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऊपर पहुंचा दिया मैंने, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आ जाएगा R का क्यूब, ठीक है। पहले इन दोनों का 3/2 का पावर है, पहले 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 की पावर करेंगे तो यहां के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R की पावर कितना बचा 3, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई R क्यूब, और इस तरह से बेटा हमारे पास हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ R क्यूब डिवाइडेड बाई R क्यूब। सॉल्व करने पर इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों 8/1। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए जो करेक्ट चॉइस हुआ वो हो गया बेटा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। Now we have another question which is question number 31। यहां पर बच्चों हमको ग्राफ के रूप में सवाल दिए हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। An infinitely long hollow conducting cylinder with radius r carries a uniform current along its surface। यहां के अंदर बच्चों अपने सरफेस के along करंट ले जा रहा है, क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर का केस दिया है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा सिलेंडर है और ये हॉलो है, ये बेटा कैसा है, हॉलो है। सवाल ने कहा है कि सर ये हॉलो है, अच्छी बात है। जैसे ये हमारा सिलेंडर रहा, इसके बारे में बताया गया कि हॉलो है, मतलब अंदर ये ओपन होगा ऐसे, इसमें दीवार में से करंट चलेगा, अंदर तो हवा होगा इसके, ये हॉलो नेचर का है, ऐसा सवाल बता रहा है। अंदर हवा होगा, ऐसे खाली होगा, जो करंट चलेगा इसके वॉल में से चलेगा। हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। तो हमें पता है अगर मैं सेंटर से चलूं तो सरफेस तक के रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जब बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है और बाहर जाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से डिक्रीज करता है। तो बेटा अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना, जैसे ऑप्शन डी में देख सकते हो, सेंटर से लेके आर तक, रेडियस तक, मतलब सरफेस तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा है, बाहर जाने पर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बेटा यहाँ एक डायग्राम बना के दिया गया है। कहा गया है यहाँ इस सवाल में अ हेयर पिन लाइक शेप, यहाँ पर हेयर पिन लाइक शेप कोई बनाया गया है और इसके लिए कहा गया है as shown in the figure is made by bending a long current carrying wire। करंट कैरिंग वायर को मोड़ करके यहाँ हेयर पिन लाइक शेप बनाया गया है। What is the magnitude of a magnetic field at point P which lies on the center of the semicircle। यहाँ पे सब मिला जुला के हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना बच्चों, इस पर्टिकुलर सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है कि भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखते हैं, ये हमारा जो है डायग्राम है, हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है और मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे चेक करना जाके क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम 3 पार्ट इसके बना लेते हैं, यहां से यहां तक का हिस्सा पार्ट नंबर 1। ये जो कर्व पार्ट आया है, इनफैक्ट ये सेमी सर्कल यहाँ के अंदर बना रहा, आप देख सकते हो। ये हो गया पार्ट नंबर 2 और इधर जो चल रहा है इसको मान लिया पार्ट नंबर 3। तो आप देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर होगा उसकी नेट वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट नंबर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट नंबर 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट नंबर 3। अब जरा यहाँ इनफैक्ट यहाँ वेक्टर सम करते हैं, एक बार डायरेक्शन थोड़ा मैनेज करते हैं। पहले की वजह से जो डायरेक्शन होगा ना बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल इसकी वजह से यहां पर इनवर्ड जाएगा। ठीक, और ये कर्व वाला जो हिस्सा है, देखिए करंट इसमें क्लॉकवाइज चलने का प्रयास हो रहा है तो यहां पर ये भी बेटा इनवर्ड जाएगा, फिर ये मुड़ गया। यहां इसके वजह से अगर देखें तो ये भी यहां इनवर्ड जाने वाला है, यानी तीनों मैग्नेटिक फील्ड यहां जुड़ने वाले हैं। तो माइनस आने का चक्कर तो खत्म हो रहा है यहीं से, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब दो में से एक कोई होना है, कौन सा होना है चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, B1 की जो वैल्यू होगी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक एंड फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, फाइनाइट के फ्रंट पर, तो इसके वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि स्मॉल r दिया है, प्लस B2 सेमी सर्कल की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट, n की जगह 1 मानेंगे और i की जगह फिलहाल i मानेंगे, डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ r। ठीक है बेटा, क्योंकि सेमी सर्कल है। फिर इसके वजह से भी इतना ही होगा, जितना इसके वजह से हुआ उतना इसके वजह से भी होगा, प्लस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर आ गया स्मॉल r ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर स्मॉल r ही दिया है तो स्मॉल r लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ऑप्शन के हिसाब से लाने का प्रयास है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ के अंदर बच्चों हम लोग आई बाई आर इसको कॉमन करने का प्रयास करते हैं। पहले तो कॉमन सब में क्या है, म्यू नॉट सब में है, आई सब में है, 4 सब में है, आर सब में है, इतना पार्ट कॉमन कर ले। तो हमारे पास यहाँ के अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन करने के बाद बचा 1 अपॉन पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन करने के बाद यहाँ बचा 1, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन करने के बाद यहाँ बचा 1 अपॉन पाई। इसको थोड़ा सा और बैलेंस करें तो सिग्मा बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ के अंदर आ गया आर,
ये आ जाएगा 2/पाई। यहाँ पर बच्चों ये हो गया 2/पाई प्लस आप यहाँ के अंदर आ गया 1। अब सवाल में जो बाकी दो ऑप्शन बचे हैं जब मैं देखता हूं तो कॉमन पार्ट जो है वो म्यू नॉट I/4 पाई r है। तो यहाँ के अंदर बच्चों 4 पाई को भी कॉमन करना है। इसका मतलब अगर मैं पाई को कॉमन करने जाऊं या यूं कह लूं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r ऐसे लिख दिया, मींस मैंने पाई से डिवाइड किया तो पाई से मल्टीप्लाई भी करूंगा और पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ के अंदर आ जाएगा, उस पाई को अंदर भेजिए 2 आ गया प्लस यहाँ के अंदर हो गया पाई। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट मैचिंग दिख रहा है ये टोटल इनवर्ड हुआ। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट मैचिंग जो हमारा दिख रहा है वो है ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन ये would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है a long straight wire of radius A carries a current distributed uniformly over its cross section। हमसे कहा गया है the ratio of magnetic field due to the wire at a distance A/3 and 2A। इन दोनों जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा उसका रेशियो बताना है। बेटा यहाँ पर एक कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये रहा कोई सा वायर, इनफैक्ट उसको जूम करके बनाए तो सिलिंड्रिकल शेप का आभास होगा। ये यहाँ के अंदर बच्चों ये कोई वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन रहा होगा ऐसे सर्कुलर शेप का, इनफैक्ट इसका क्रॉस सेक्शन रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझो, सर्कुलर शेप का इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कहीं रहा होगा, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका शेप ऑब्वियसली सर्कुलर रहा होगा, ऐसे कुछ बना देते हैं यहाँ पर बेटा, इस तरह से थोड़ा स्पष्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका क्रॉस सेक्शन रहा होगा। देखो इसके अंदर से करंट जा रहा और ये वायर है तो हालो तो होगा नहीं, ये तो सॉलिड होगा, सॉलिड सिलेंडर जैसा केस हो गया। अब इसका अगर मैं एक बच्चों टॉप व्यू दिखाऊं, इसका टॉप व्यू, तो टॉप से देखने पर ये सर्कुलर सा दिखेगा, यहां पर डिस्क नुमा ये दिखेगा ऐसे। यहां पर टॉप से देखने पर कुछ इस तरह का आभास कराएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दो जगहों का नाम लिया गया है, एक वो जगह है जिसका डिस्टेंस सेंटर से इसके ये बाई कितना है 3, यहां पर बच्चों ये बाई 3 है, और एक डिस्टेंस जो यहाँ के अंदर है ये हमारे पास क्या है 2a है। इन दोनों जगहों पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो यहाँ क्या होगा। तो देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है वो सिलेंडर के अंदर की बात हो रही है और दूसरा जो सिलेंडर के बाहर की बात हो रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज B1 है और यहाँ B2 है, तो बच्चों बताइएगा B1 की वैल्यू बाई फार्मूला हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनर रीजन के लिए होगा ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ के अंदर हो जाएगा I इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर B1 की वैल्यू इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, अगर इसमें से करंट जा रहा है तो यहाँ के अंदर I स्मॉल r की जगह बेटा लिखेंगे A/3, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई A का क्यूब। ठीक है, ऐसे हो गया। इसको हम लोग थोड़ा और सिमेट्रिक बनाए तो B1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ये डिवाइडेड बाई, एक ये कैंसिल कर लेते हैं, एक ये यहां से कैंसिल होने के बाद यहाँ पावर 2 का बचेगा, यहाँ पर बच्चों पावर 2 का बचेगा, तो सब मिला जुला के यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ ये, ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा यहाँ 3 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर बचेगा। नहीं नहीं नहीं, एक चीज गलत हो रहा बच्चों, एक चीज गलत हो रहा है, यहाँ पे r का स्क्वायर मीन्स ये का स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, ये स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ खाली क्या बचेगा, ये यहाँ खाली ये बचेगा। अब देखिए ऐसा कुछ आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है बच्चों, अगर मैं B2 को चेक करने जाऊंगा तो B2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R।
और आई की जगह है आई, और आर की जगह बच्चों यहां पर हमारे पास जो होगा, आर के जगह पर हमारे पास हो जाएगा 2a। ठीक है, स्मॉल आर की जगह पर हो गया 2a। दोनों को डिवाइड करेंगे कि भैया b1 बाई b2 क्या आएगा, एक सिंपल सा हिसाब बनेगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, वहां पर बचेगा 1/3 और यहां पर बचेगा 1/2। सॉल्व करने पर बच्चों आंसर मिलेगा 2/3। जो यहां पर आंसर मिला बेटा वो आ गया 2/3। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन रहा उसका आंसर हो गया 2/3, मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल मूव्स along सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल चल रहा है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 गुना इंक्रीज कर दिया जाए its initial value, then what will be the ratio of new radius to the original radius of the circular path of the charge particle। देखो बेटा जब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी को रेडियस से लिंक करना है, जैसा कि यहाँ हमें सवाल में पढ़ने पर लगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होता क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। बेटा यहां पर हमारे पास रेडियस का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। बाकी चीजों में कुछ भी बदलने की बात नहीं कहा है, केवल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने की बात कहा है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज करने से बेटा रेडियस चेंज होगा। हम सिंपली अगर कोई बात एम क्यू और बी में से चेंज नहीं हो रहा है तो इनको कांस्टेंट मानते हुए रिलेशन ऐसे बनाएंगे आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और इस तरह से बच्चों आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर के। हमसे पूछा है कि बताइए रेशियो ऑफ न्यू रेडियस मींस R2 टू दी ओरिजिनल रेडियस मींस R1, पहले वाला। ये रेशियो क्या होगा, यहां देखें ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर K2 बाई K1। सवाल के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर पहले काइनेटिक एनर्जी सपोज K था तो अब के लिए बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स हो गया। इट मींस बच्चों यहाँ के अंदर 4K आ गया और आंसर आ गया 2/1। इसका आंसर आ गया 2/1। और इस तरह से बेटा जो करेक्ट चॉइस हमको मिला वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा अगला सवाल आ गया। यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। there are two particles of equal charges, दो पार्टिकल हैं दोनों पर चार्ज बराबर है। after being accelerated through same potential difference enters a uniform transverse magnetic field and describes circular path of radii r1 and r2 respectively, then the ratio of masses m1 to m2। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जैसा कि यहां लिखा है एंट्री लेता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ट्रांसवर्स का मतलब यहां परपेंडिकुलर से है, तो उसके द्वारा जो रेडियस डिस्क्राइब किया जाएगा वो होगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब यहां पर एक चीज बोला गया, ध्यान से पढ़िए, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों एक्सीलरेट किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर रही होगी और उनका रेडियस जो डिस्क्राइब हो रहा है R1 R2 है, तो मास का रेशियो पता करना है। तो मैं एक काम करता हूं काइनेटिक एनर्जी से लिंक करता हूं। काइनेटिक एनर्जी सेम होना है बेटा, दोनों के लिए क्यू सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है।
तो k की वैल्यू हमारे पास फिर से लिखते हैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास। यहां पर m की वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ k। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी सेम लेकर जा रहे हैं, यहां पर सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम चार्ज दोनों के ऊपर है, इसका मतलब मास जो हमारे पास हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और इस तरह से बच्चों अगर दोनों मासेस को कंपेयर करेंगे m1 बाई m2 क्या होगा, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। सीधे सीधे प्रोपोर्शनलिटी यहां से आ रही है, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर मींस ऑप्शन यहां के अंदर आ गया बी। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला सवाल हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहे हैं ये करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। यहां पर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर का लेंथ 1.5 मीटर का है। अच्छी बात है। फोर्स ऑफ 7.5 न्यूटन एक्ट्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। इस वायर को जिसमें से करंट जा रहा था, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ 2 टेस्ला है उसमें रखा गया, तो उसके ऊपर 7.5 न्यूटन का फोर्स लगना शुरू हो गया। कहा गया है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा अगर कोई करंट कैरिंग वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हम ऐसे निकालते हैं, एफ एम इक्वल टू क्यू, माफ करेगा, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअल फार्मूला ये होता है एफ एम वेक्टर में आई इंटू एल क्रॉस बी, ऐसे कुछ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे उसको ओपन करने पर मिला हमसे थीटा पूछा गया है। थीटा इनफैक्ट एल और बी वेक्टर के बीच में एंगल होता है, उसने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल पूछा है, तो जो डायरेक्शन एल का होता है वही आई का होता है। अगर हम एल और बी के बीच में एंगल निकाल लें तो आई और बी के बीच में एंगल ऑटोमेटिकली सेम वही होगा जो एल और बी के बीच में होगा, क्योंकि एल की डायरेक्शन आई के अलांग ली जाती है। अब देखें, जो मैग्नेटिक फोर्स यहां के अंदर लगा है बच्चों 7.5 न्यूटन का है। जो करंट यहां के अंदर फ्लो कराने की बात कही गई है वायर के अंदर, वो 5 एम्पियर के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। लेंथ, वायर का जो लेंथ यहां के अंदर लिया गया बेटा 1.5 मीटर का है। ओके, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां के अंदर बच्चों 2 टेस्ला है इंटू साइन थीटा। यहां के अंदर बच्चों ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, बस सॉल्व करना है। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ गया 10 और ये आ गया 15, इस तरह से आ जाएगा 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 आ गया बेटा, अगर साइन थीटा 1/2 आ गया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और इस तरह से करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन ये 30 डिग्री, ऑप्शन ये। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। कहा गया लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड बी along इट्स एक्सिस। लॉन्ग सोलेनॉइड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के along एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर से सुन लीजिए, लॉन्ग सोलेनॉइड अपने एक्सिस के along मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जिसकी वैल्यू बी है। इफ करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाल्ट। तो हमसे कहा गया न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाई फार्मूला उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन इंटू आई। यहां पर म्यू नॉट आप परिचित हो, एक बच्चों कांस्टेंट की तरह से यहां पर है। एन यहां नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और आई यहां पर फ्लो होने वाला सोलेनॉइड के टर्न में फ्लो होने वाला करंट है। उन्होंने कहा करंट को डबल किया गया और नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर का मतलब पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न को आधा कर दिया गया।
तो दूसरे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा सपोज बी डैश, उसके लिखे म्यू नॉट। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट पर सेंटीमीटर का मतलब पर यूनिट लेंथ में क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, यानी कि यहां पर हो गया n की जगह n/2। ठीक है, और करंट को यहां पर डबल करने की बात हो रही है, 2 टाइम्स ऑफ आई। तो आप देख रहे हो जितना ऊपर डबल किया, नीचे हाफ आने यहां पर 2 आने से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। फिर से ये बन गया म्यू नॉट n इंटू आई, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वही फिर से आ गया बच्चों, यानी बी डैश की वैल्यू बी के बराबर ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन ये। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल आपके सामने यहां पे है, कहा गया 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई r1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, आर प्लेस्ड इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये बेटा XY प्लेन में रखे हैं। करंट I इक्वल टू 7 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू देम इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। दोनों में करंट बेटा ऐसे जा रहा है, एक में देखिए इनर वाले में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बड़े वाले में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया, हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द 2 सर्कुलर कॉइल या लूप्स इज अप्रॉक्सीमेटली। यहां पे आप लोग देखें, हमारा ये वाला डायग्राम है, इसी से सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा इस डायग्राम को अलग करते हैं, थोड़ा एनलार्ज करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या यहाँ के अंदर हो रहा है। एक्चुअली देखो, दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है बच्चों, आप लोग देखो ध्यान से। इसको मान लेता हूं, छोटे वाले को मान लिया लूप नंबर 1, बड़े वाले को मान लिया लूप नंबर 2। दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों कंसेंट्रिक हैं, दोनों के रेडियस अलग अलग हैं। तो अगर मैं ये नंबर 1 की वजह से देखूं मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा पहले वाले की वजह से जो होगा, मैं यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट पहले में करंट कैसा चला, पहले में करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज चला, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले वाले का होगा वो m1 मान लिया है, वो किधर होगा, आउटवर्ड। ठीक है, और अगले में देखें इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या होगा, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक मोमेंट इसका देखेंगे तो यहां पर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्ड। इसको चलो लिख देते हैं m2, यानी दोनों मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं दोनों लूप, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, अपोजिट होगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बेटा यहाँ पर जो हमारे पास आएगा, भैया नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कितना होगा, वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। बट ध्यान दीजिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सिंपली हम लोग नेट मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हो जाएगा बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है। अब सवाल उठा बड़ा कौन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए, आई दोनों में सेम, जिसका एरिया ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, तो बड़े वाले का एरिया ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा m2 माइनस आप यहाँ के अंदर हो जाएगा m1, बड़ा माइनस छोटा। और डायरेक्शन किधर होगा, जिधर बड़ा वाला वेक्टर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो किधर हो जाएगी, इनवर्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड हो जाएगी। अगर ये लूप हमारा XY प्लेन में है, ये लूप बेटा हमारा XY प्लेन में है, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया यहाँ x एक्सिस रहा हो, यहां पर बच्चों x रहा हो, यहां पर सपोज y रहा हो, तो z हमारा ऐसे होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निगेटिव z में जा रहा है। निगेटिव z में जाने का मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो माइनस के कैप से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ है, यानी कि इसका आंसर माइनस समथिंग इंटू के कैप आना है। तो दो ऑप्शन अभी से फिल्टर कर दिया, हट गया। अब देखते हैं एक्चुअली क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर हमारे पास m2 माइनस पहले ही लगा लो ये वाला, m2 की वैल्यू I दोनों में एक ही है, इनटू ये बड़े वाले लूप के लिए एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास पाई r का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर का मतलब हाफ मीटर, और यहाँ पर
हमारे पास हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 ऐसे आ गया। ठीक है, आई इंटू ये फॉर पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा हाफ मीटर, और हाफ मीटर का स्क्वायर करेंगे 1/4 मीटर स्क्वायर आ गया ऐसे, माइनस यहाँ के अंदर आ जाएगा m1, आई वही का वही है, और यहां पर बच्चों थोड़ा और सॉल्व करें, आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। इसका रेडियस हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, 30/100 यानी 3/10, 3/10 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9/100 पाई आर स्क्वायर ऐसे इंटू के कैप, इसका माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर रख दिया है। तो थोड़ा और मेहनत करके सॉल्व किया जाए तो यहाँ कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी बच्चों। क्या कॉमन होंगी? आई इंटू पाई, ये सब कॉमन हो जाएगा, और मैं देख पा रहा हूं पाई की वैल्यू भी यहाँ रख के सॉल्व किया गया है। यहाँ पर करंट की वैल्यू भी दिया है आपको 7 एम्पियर, ओके, करंट की वैल्यू भी दे रखा है, तो यहाँ पर बच्चों हो गया -7 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू 1/4 माइनस आई के जगह पर 7 इंटू 3.14, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 9/100 ऐसे कुछ, इंटू यहाँ के अंदर आ जाएगा के कैप। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो कॉमन हो रही कॉमन कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया -7 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 9/100 ऐसे आ गया, दिस मच इंटू के कैप। ये पूरा सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो बच्चों यहाँ के लिए जो सिग्मा एम की वैल्यू हमारे पास होगी वो आ जाएगी बच्चों माइनस में 7/2 इंटू के कैप, और यूनिट इसका होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप मेहनत कर लीजिएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसका ऑप्शन जो करेक्ट मैच होगा वो होगा बेटा ऑप्शन बी, वेरीफाई कर लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 39। कहा गया है अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 120 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर बच्चों एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे इस सवाल में कहानी ये रहा होगा कि कोई गैल्वेनोमीटर रहा होगा, अमीटर मोड में इसको यूज करना रहा होगा, रेंज बढ़ाना रहा होगा, और यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया होगा। ठीक है बेटा, यहां के अंदर शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस आपका दिया है 120 ओम, और जो शंट कनेक्ट किया गया है 1 ओम के इक्वल है। ये करंट ऑफ 5.5 एम्पियर कैन बी मेजर्ड बाय दिस अमीटर। यहां पर जो करंट ये मेजर कर सकता है वो मेन करंट होता है, और इसकी वैल्यू सवाल में दिया 5.5 एम्पियर। हमसे कहा गया है the current that will give full scale deflection in the absence of the shunt is nearly, मतलब जब शंट नहीं था तो यहाँ खाली IG करंट रीड हो रहा होगा, इसी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर जब ऐसा कुछ लगाया गया होगा तो IG इसमें गया होगा, I माइनस IG यहाँ गया होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ निकालते हैं I माइनस IG इंटू एस। देखिए ये फार्मूला कितनी बार यूज होता है, बहुत सवालों में यूज होता है, इक्वल टू हो गया IG इंटू जी। ठीक है बेटा, इनफैक्ट हमसे IG पूछा कि जब शंट नहीं लगाएंगे तो कितना करंट मैक्सिमम चलेगा। देखते हैं, I की वैल्यू बेटा यहाँ 5.5 है, माइनस IG हम लोगों को निकालना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, और IG इनफैक्ट हमें निकालना है बेटा, G की वैल्यू 120 है। इस तरह से 5.5 माइनस ऑफ IG इक्वल टू 120 टाइम्स ऑफ IG। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास आ गया 5.5 इक्वल टू 121 IG, और इस तरह से बच्चा थोड़ा सा और मेहनत हम लोग करेंगे, IG की वैल्यू हो जाएगी 5.5 डिवाइडेड बाई 121। ठीक है, दिस मच एम्पियर। इसको थोड़ा और मैनेज करें तो इसको लिख देता हूं 55 इंटू 10 की पावर -1 बाई 121। देखिए 11 से कट जाएगा, 5 बार गया और यहाँ 11 बार गया, सब मिला जुला के आ गया बच्चों हमारे पास
5/11 इंटू 10 की पावर -1। थोड़ा और इसको ऐसे लिख दूं, ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 50 इंटू 10 की पावर -1 का पावर और लिया ताकि ये 50 बना दूं, ऐसा कुछ आ गया बाई 11। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां के अंदर सॉल्व करने पर आ गया, यहां के अंदर 4 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ के अंदर आएगा, पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इंटू 10 की पावर -2, तो आ गया 0.045 एम्पियर। इसका करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर आ गया बच्चों 0.045 एम्पियर। ठीक, ऑप्शन डी। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल एट ये पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। बेटा ऐसे कोई वायर हो, बायो सेवर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा हो ऐसे, इसका छोटा सा हिस्सा मैं कहीं से कट कर लूं, छोटा सा, इसमें बच्चों ये हिस्सा हमारे पास डीएल एज ए वेक्टर अलोंग द करंट ऐसे लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें चेक करना है, मिला दिया, यहां पर ये वाली दूरी हमारी आर है, इधर एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आर कैप। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखिए यहां इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस करंट फ्लोइंग वायर की वजह से यहां पर इनवर्ड होगा। ये वेक्टर आर है, पूरा का पूरा वेक्टर आर है, वेक्टर आर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया आर कैप, तो आप देख सकते हैं वेक्टर एल और वेक्टर आर कैप, ये दोनों ही वेक्टर हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ छोटा सा डीबी आया होगा उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। हमसे कहा गया है कि बताइए डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, एक बार फिर से पढ़ लो, व्हेन करंट आई पासेस थ्रू लॉन्ग कंडक्टर इज इन दी डायरेक्शन, यहां पर कौन से डायरेक्शन में होगा, यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस दिस मच फ्रॉम इट व्हेन करंट आई पास थ्रू। डीबी की डायरेक्शन, जो डीबी की डायरेक्शन होंगे बेटा, वेक्टर आर या वेक्टर आर कैप के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों ही वेक्टर के यहाँ परपेंडिकुलर जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर जो आ गया वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 41। कहा गया लेंथ यल ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई, कोई वायर है जिसका लेंथ यल है, उसमें से कांस्टेंट करंट आई जा रहा है, बहुत अच्छा। इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टर्न। यहां पर बच्चों कोई सा वायर रहा था, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर को बेंड करा के कुछ बनाने की बात कही गई है। इस वायर को बेटा बेंड कराकर एक सर्कुलर कॉइल बनाया गया है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, यहां के अंदर इसका सर्कुलर कॉइल बनाया गया है जिसमें एक सिंगल टर्न यहां पर बता रहा सवाल। ठीक है, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव ये कॉइल ऑफ 3 टर्न्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। बाद में इसी को बच्चों ऐसे मोड़ा गया कि 3 टर्न इसके बन गए। ऑब्वियसली जब 3 टर्न बनेंगे तो इसका रेडियस जो है और छोटा हो जाएगा, उतना ही वायर उपलब्ध था, 3 टर्न बनाए तो रेडियस कम हो जाएगा। हमसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कास्ड बाय द सेम करंट इज, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट हुआ होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो करंट आई जा रहा तो यहां पर रहा होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन के जगह 1 ले लो, आई डिवाइडेड बाय यहां के अंदर रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ आर, इसका रेडियस मान लिया आर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट होगा, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर, इसका रेडियस मान लिया स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन की जगह पर यहां 3 रखना है, 3 आई, करंट वही चल रहा होगा, डिवाइडेड बाई यहां के अंदर 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब देखो जितना लेंथ यहां इन्वॉल्व हुआ है उतना लेंथ 3 बार में यहां इन्वॉल्व हुआ है, तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई 3।
अगर ऐसे 3 चक्कर लगा दें तो इसके बराबर हो गया। इसका मतलब 2 पाई को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल आर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो यहां पर स्मॉल आर की जगह लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई 3। यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर बाई 3। और इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। ये देखिए ये पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब जो नया मैग्नेटिक फील्ड आया वो पहले के मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में 9 टाइम्स हो जाएगा। और इस तरह से जो करेक्ट मैचिंग यहां के अंदर हमको दिखेगा वो होगा ऑप्शन डी, 9 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है बेटा, ओके। This was the solution for the question number 41. Now let's enjoy question number next one. देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। करा ये फिक्स्ड हॉरिजेंटल वायर कैरीज करंट ऑफ 200 एम्पियर। बेटा यहाँ फिक्स्ड कोई सा वायर है जैसे ये है और इसको हॉरिजेंटल रखे होने की बात कही गई है। ये कोई सा वायर है ऐसे हॉरिजेंटल कंडीशन में बच्चों ये रखा हुआ है और यहां के अंदर कहा कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा 200 एम्पियर है, बहुत अच्छा खासा करंट चल रहा है। अनदर वायर हैविंग ए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस मच, मास पर यूनिट लेंथ कोई दूसरा वायर है उसका मास पर यूनिट लेंथ दिया है, उसके बारे में कहा गया है placed below the first wire at a distance of 2 centimeter and parallel to it। दूसरा कोई वायर है बेटा ऐसे, ये वायर यहां के अंदर रखा गया है ऐसे और यहां पर भी करंट चल रहा है, कितना चल रहा है उसके बारे में शायद कुछ बोला नहीं है। हाउ मच करंट मस्ट बी पास्ड थ्रू द सेकंड वायर इफ इट फ्लोट्स इन एयर विदाउट सपोर्ट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जब इस वायर को मैं यहां रखूंगा ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो कहीं जा नहीं रहा, फिक्स्ड हॉरिजेंटल वायर है। अब यहां पर अगर देखें तो इसका वेट mg, मान लिया इसका मास m है तो mg नीचे काम कर रहा होगा। और अब हमें ऐसा कोई करंट दिखाना है कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर लगे, मींस इन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगे। एट्रैक्टिव फोर्स तब लगेगा जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम कर दें, यानी करंट यहां के अंदर मान लिया ये I1 है तो ये I2, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन में सेम कर दूं तो बेटा सेम करने पर क्या होगा, इनके बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। अगर एफएम ने एमजी को बैलेंस कर दिया तो मामला सेट हो जाएगा, ये वायर यहीं हैंग करेगा, ना तो ऊपर आ पाएगा ना ही ये नीचे सिंक डाउन कर पाएगा, वहीं का वहीं बना रहेगा। तो देखो सब लोग यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए बेटा एफएम शुड बी इक्वल टू एमजी। ठीक है, एफएम अगर इसमें करंट I2 जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे I2 ऐसे देखिए फोर्स दो वायर के बीच में फोर्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो भी रहा हो, मान लिया R इंटू L। इस वायर का अगर टोटल लेंथ L है तो इंटू L हो गया इक्वल टू M इंटू G। और इस तरह से बेटा हमसे I2 पूछा गया है। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इन सब चीजों की वैल्यू रख लेता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता 10 की पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का डबल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। I1 पहले वायर में करंट यहां पर 200 एम्पियर है और I2 यहां के अंदर क्या होगा हमसे पूछा गया है। आर की वैल्यू सवाल के अंदर दिया है 2 सेंटीमीटर, ये गैप जो है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और यहां के अंदर यल क्या है हमें नहीं पता है, इस यल को बच्चों में यहां पहुंचा देता हूं, ये बच जाएगा m बाई यल इंटू जी। देखो इसको थोड़ा यही मैनेज कर लेते हैं, ये 100 आ गया, ठीक है 100 और ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर पहुंचेगा 10 की पावर 2 और ये दोनों मिलाकर 10 की पावर 4, यहां से मिलेंगे 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, इंटू I2, इंटू बच्चों क्या हो गया I2। ध्यान दीजिए मास पर यूनिट लेंथ हमको डायरेक्टली दिया है,
मास पर यूनिट लेंथ सेकेंड वायर के लिए डायरेक्टली दिया 10⁻⁻² kg पर मीटर, 10⁻⁻² kg पर मीटर। और यहां पर हमको जी की वैल्यू नहीं दिया, चलो 10 ले लेते हैं, 10 मान के निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा बेटा हमारे पास 10⁻⁻1। I2 का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे 10⁻3 इंटू 10⁻⁻1 10⁻2, यानी यहाँ के अंदर बच्चों 100 बाई क्या आ गया 2, यानी कि 50 एम्पियर। अगर मैं 9.8 लिखता तो 49 एम्पियर आता। ठीक है, मैंने 10 लिख के सॉल्व किया जी की वैल्यू तो 50 एम्पियर आ रहा है। कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा लेते हैं। यहाँ के अंदर बेटा इतना एम्पियर का करंट चलना चाहिए, और ये करंट चलना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट करंट। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 49 एम्पियर, यस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम टू फर्स्ट वायर, यहां सी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, कहा गया थिन सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई हैज मैग्नेटिक मोमेंट m। कहा गया है द शेप ऑफ द वायर इज चेंज टू ए स्क्वायर एंड इट कैरीज द सेम करंट, इट विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा देखो, पहले कह रहा थिन सर्कुलर वायर है, और यहां के अंदर जो करंट चला थिन सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई हैज मैग्नेटिक मोमेंट m। शेप ऑफ द वायर इज चेंज टू स्क्वायर एंड इट कैरीज द सेम करंट। सर्कुलर वायर कह रहा है, बट सर्कुलर लूप इनफैक्ट कहना चाहिए था। अंडरस्टूड है कि यहाँ के अंदर बच्चों सर्कुलर वायर कहने का मतलब यहाँ किसी लूप की बात किया होगा, ऐसे कुछ, और इसमें से कोई करंट जा रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आया होगा, अगर करंट आई है तो आई इंटू ये के बराबर रहा होगा। यहाँ पर बच्चों इसका एरिया हमारे पास, अगर इसका रेडियस r है तो एरिया यहाँ के अंदर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पहले केस में। फिर दूसरी बार कहा गया सेम वायर इज चेंज टू स्क्वायर, यहाँ पर बाद में बच्चों इसको स्क्वायर का शेप दे दिया गया ऐसे। अब यहाँ पर अगर सेम करंट यहाँ के अंदर भी फ्लो कराया जाए जैसा कि पहले में था, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ निकल के आएगा, सपोज m डैश, वो हो जाएगा I इंटू ए। अगर इसका लेंथ बच्चों सपोज करिए L है, स्क्वायर है, तो यहाँ L का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 2 पाई r है, अगर यहाँ पर एक काम करते हैं m डैश बाई m कर लेते हैं, m डैश बाई m करने पर यहाँ से बचेगा L स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बेटा पाई r स्क्वायर। ठीक है, आई कैंसिल हो जाएगा। अब देखें बच्चों, जो 2 पाई स्मॉल r यहां पर आएगा वही इक्वल टू हो जाएगा 4l, 4l इक्वल टू 2 पाई r, सेम वायर है। यहां पर 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, और कोई सा एक चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं पाई इंटू आर, या सिंपली मैं बात कर लूं बेटा r की, तो r के जगह पर हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, r के जगह पर यहां रख लेते हैं बेटा 2l डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहां के अंदर आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई l स्क्वायर, 4 माफ करिएगा पाई नहीं 4, हाँ पाई पहले से, 4 पाई l स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, l स्क्वायर कैंसिल हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है बेटा इसका, l स्क्वायर सीधे सीधे कैंसिल हो गया, पाई का एक पावर यहां से कैंसिल हो गया, यहां के अंदर आ गया पाई बाई 4, m डैश बाई m इक्वल टू पाई बाई 4, तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 इंटू m, पाई बाई 4 इंटू m, मतलब करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ गया ऑप्शन डी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों हमसे कह रहे हैं
the VI graph for a good conductors makes an angle 45 degree with V axis। यहां पर बच्चों ये रहा सपोज करिए एक्सिस फॉर करंट और ये रहा एक्सिस फॉर वोल्टेज, ऐसे मान लेते हैं। यहां के अंदर इसको मान लेते हैं एक्सिस फॉर वोल्टेज, इसको मान लेते हैं फॉर करंट। अगर यहां के अंदर अच्छा कंडक्टर है तो बेसिकली ओम्स लॉ को उसने फॉलो किया होगा, तो उसके बीच में जो ग्राफ गया होगा V और I के बीच में वो ऐसे स्ट्रेट लाइन रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं तो सवाल ने कहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो V ग्राफ से V एक्सिस से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल 40 डिग्री का है, यहां पे V एक्सिस से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब V अपॉन I। अगर बच्चों मैं ये वाले डायग्राम में जाऊं और कोई ये कहता कि tan 40 डिग्री ले लो, तो tan 40 का मतलब दिस का मतलब यहां के अंदर हो गया I और दिस का मतलब हो गया V। दिस इज I, डेल्टा I कह सकते हो या I कह सकते हो, और दिस ये बेटा इसको आप डेल्टा V कह सकते हो। तो डेल्टा I बाई डेल्टा V मिला। तो tan 40 डिग्री से हमें रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहां पर बच्चों 1 अपान रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, उल्टा हो गया ना, डेल्टा V अपान डेल्टा I के बजाय डेल्टा I अपान डेल्टा V हो गया। इसका मतलब R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 अपान tan 40 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया cot 40 डिग्री, cot 40 डिग्री। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा cot 40 डिग्री हो गया, या tan 50 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, इसी को tan 50 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, वो भी सही होगा। लेकिन ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेक्ट चॉइस हम लोग यहां कंसीडर करेंगे बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया? चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन दिस मच। यूनिफॉर्म कॉपर वायर है, उसका लेंथ आपको दिया गया है और क्रॉस सेक्शन दिया गया है, और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने की बात कही गई है। आपसे कहा गया है assuming that there are 8 into 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। बहुत बढ़िया। In the copper, how long will the electron takes to drift from one end to another? जिस कॉपर वायर की बात कही गई है बेटा, उसका लेंथ आपको 1 मीटर का दिया गया है। 1 मीटर का यहां पर उसका लेंथ दिया गया है। आप लोग देखो ऐसे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलेगा। मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कोई साई से दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस देने से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चलना शुरू करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला, तो यहां से चलकर यहां तक आने में कितना टाइम लेगा, ये बच्चों पूछा गया। इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक चलने में जो टाइम स्पेंड होगा वो कितना होगा, ये सवाल किया गया है। सब लोग देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर टाइम कितना स्पेंड होगा ये सवाल है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लें और ये दूरी हमें 1 मीटर का मालूम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इक्वेशन लगा लेंगे। बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर 1 एम्पियर का करंट चल रहा है, हमें पता है आई की वैल्यू होता है NEAVD। ठीक है, तो VD की वैल्यू हो जाएगा I डिवाइडेड बाई NEA। सॉल्व करेंगे, VD की वैल्यू बेटा N, I के जगह पर 1 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर हमको दिया गया है 8 इंटू 10 की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हमसे कहा गया है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधे सीधे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करने पर कोई आंसर मिलेगा, ये सब आप गुणा भाग कर लीजिएगा जो भी है। फिर यहां पर हम लोग यही लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान के चलेंगे ऑन एवरेज VD वेलोसिटी से चला है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऐसा मान के हम लोग यहां इसको सॉल्व करेंगे। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां के अंदर है, स्पीड की जगह उसको रख दिया। डिस्टेंस यहां 1 मीटर का है,
और यहाँ टाइम कितना लगेगा ये हमसे पूछा गया है। टाइम की वैल्यू बेटा हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 1/VD, और VD की वैल्यू 1/दिस था, तो इसको एक बार फिर पलट दो, ये हो जाएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 5, 8 इंटू 1.6 इंटू 5, 10 की पावर 28, 10 की पावर बेटा -19 और 10 की पावर -7। चलो सॉल्व करने पर कुछ आएगा, 10 की पावर 28 और यहाँ पर इंटू यहाँ के अंदर है 10 की पावर -19 इंटू यहाँ के अंदर है 10 की पावर -7। पूरा कैलकुलेशन करने पर जो इसका आंसर मिलेगा बेटा आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, होगा 6.4 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, यही आंसर होगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया है टू आइडेंटिकल सेल्स सेंड सेम करंट इन 3 ohm रेजिस्टेंस वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। पूछा गया इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ के अंदर दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, मान लेते हैं एक कोई सेल जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ऐसा ही कोई दूसरा सेल है, मान लो इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, इसके पास भी E इंटरनल R, इन दोनों को पैरेलल में ऐसे कनेक्ट किया गया है और इस कनेक्शन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे अप्लाई किया गया। जो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा वो 3 ओम का है, सवाल कह रहा है ऑब्वियसली कुछ करंट यहाँ के अंदर जा रहा होगा, सपोज करिए I1, फिर इन्हीं सेल को सीरीज में लगा देते हैं, इन्हीं सेल को बच्चों सीरीज में लगा देते हैं E स्मॉल r E स्मॉल r, और सेम रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम है उससे यहाँ का कनेक्शन फिर से कर देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करंट पहले सेंड हो रहा था सपोज I1 और I2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I1 और I2 बेटा यहाँ के अंदर सेम है और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ 3 ओम था। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर I1 इक्वल टू है I2, जरा इसको हम देखते हैं क्या आ सकता है। अगर I1 बेटा इक्वल टू I2 है तो I1 पहले सर्किट से निकालें जरा, इक्विवेलेंट EMF यहाँ पर E आ गया, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट, यहाँ R/2 होगा और यहाँ 3, यानी स्मॉल R/2 प्लस 3। ठीक, यहाँ जाते हैं, करंट की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा 2E, दोनों सेम पोलरिटी में मान के चलेंगे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ के अंदर बच्चों 2R प्लस 3 या 3 प्लस 2R। ठीक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्मॉल ई दोनों साइड से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसको मैनेज करें तो आ जाएगा 6 प्लस R, यहाँ पर आ गए स्मॉल r प्लस ऑफ 6/2, 2 को ऊपर पहुंचा दिए, इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2R प्लस 3, तो ये 2 कैंसिल होगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों देखें 2 टाइम्स ऑफ R प्लस ऑफ 3 इक्वल टू R प्लस ऑफ 6, यहाँ के अंदर आ गया R प्लस ऑफ 6। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2R माइनस R मीन्स R की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 ओम, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 ओम, मीन्स ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, यहाँ एक सर्किट डायग्राम बना के उन्होंने पूछ रखा है। देखें ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये कहा गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो बच्चों अगर 3 और 6 ओम का मैं यहाँ कॉम्बिनेशन निकालूं कि 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन जो मेरे पास आएगा 3 पैरेलल 6 मतलब 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6,
18/9 आ गया यानी कि 2 ओम, ये टोटल आ गया 2 ओम। यहाँ 4 ओम है और यहाँ इस ओवरऑल का 2 ओम है, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ और यहाँ का आ गया 4:2 यानी 2:1। 3 वोल्ट का डिवीजन अगर यहाँ करेंगे तो ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो 2 और 1 का है तो वोल्टेज का रेशियो भी 2 और 1 का होगा। 3 वोल्ट को अगर 2 और 1 के रेशियो में आप बांटोगे तो यहाँ के अंदर बच्चों 2 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ के अंदर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो 1 वोल्ट अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का है तो 1 वोल्ट इसे भी मिला होगा और 1 वोल्ट इसे भी मिला होगा। सिंपली यही तो पूछा गया था कि पोटेंशियल ड्रॉप 3 ओम में क्या होगा, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक, इसका करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया 1 वोल्ट। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें, कहा गया फिगर शोज नेटवर्क ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज। यहां पर बच्चों 3 रेजिस्टेंसेज का यहाँ नेटवर्क आपके सामने ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए। हमसे कहा गया है, यहाँ देखिए 3R है, यहाँ 6R है, यहाँ बच्चों R है, A B C इनके नाम रखे गए हैं। When some potential difference is applied, the network, the thermal power dissipated by A, B and C, A, B और C से जो थर्मल पावर डिसिपेट होगा उसका रेशियो क्या होगा। बच्चों मान लो मैंने कोई वोल्टेज यहां अप्लाई किया तो इसका कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों ए बी सी, यहां पर ये वाला 3 ओम का नाम ये है, यहां पर बी है और ये सी है। बेटा 3 और 6R का अगर पैरेलल में निकालूंगा तो 3 और 6R का पैरेलल हमारे पास आ जाएगा 2R, यानी यहाँ का ये ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ का जो हमको मिलेगा वो 2R है, 2R और यहाँ का R, यानी यहाँ भी वोल्टेज का बंटवारा 2 और 1 के रेशियो में होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के अंदर 3 वोल्ट का सिग्नल दे रहा हूं तो 2 और 1 में यहाँ पर सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा कितना 2 वोल्ट और यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, रेशियो लेने के लिए आप ऐसे कोई आसान डेटा ले लो। यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो इसको भी 2 वोल्ट मिला होगा, इसको भी 2 वोल्ट मिला होगा। अब थर्मल पावर ये का H2 थर्मल पावर B का H2 थर्मल पावर C का, देखो यहां हो जाएगा V का स्क्वायर बाई R। यहां पर इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे कि जो रेशियो हम निकालने की कोशिश करें बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा PA PB PC का रेशियो लेने के लिए जाऊंगा तो कहानी ऐसी होगी, PA को लिखूंगा कि यहां पर 2V का स्क्वायर, 2 वोल्ट का स्क्वायर, सिंपली यहां पर बच्चों 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ गया 3R। ठीक है, यहां पर इसी तरह से बी में जाऊंगा तो यहां लिखूंगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 6R, और यहां जाऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो जो रेशियो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3R, यहां पर आ जाएगा बच्चों H2 4 डिवाइडेड बाई 6R, यहां पे आ जाएगा H2 1 डिवाइडेड बाई R, 1 डिवाइडेड बाई R। पहले तो सब में से 1 बाई R को हटा देते हैं तो 4 बाई 3, H2 4 बाई 6, H2 यहां के अंदर हो गया 1 बाई R। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम दोनों पूरे रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो होगा दिस इज 1 बाई 1 कर सकते हैं ऐसे। यहां पर बच्चों 1 बाई R को हटा दिया है, मैं काम करता हूं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे अंदर बच्चों कट करने के बाद 8 आ गया, यहां 4 आ जाएगा और यहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करने पर इतना, कॉमन नंबर से इसको डिवाइड कर दो। जैसे सपोज करिए 2 से मैं डिवाइड करूं, सभी डिविजिबल हैं, तो यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर 4:2:3 का आएगा।
इसका मतलब करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हमारे पास होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। अगला सवाल बेटा आप लोग देखो, अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है। एक सर्किट बना के दिया है, देखें इसको मैं यहां ले आता हूं। दो सर्किट हैं, इसमें ईएमएफ ही है, रेजिस्टेंस आर है और करंट आई फ्लो हो रहा। ध्यान दीजिए यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा दिस इज आई, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं ईएमएफ सेम है। नेट करंट आई जो इसमें फ्लो हुआ था वही इसमें फ्लो हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां के अंदर बच्चों ये वाला जो ब्रांच है इसमें करंट जा रहा आई बाई 10, आई बाई 10। ठीक है, तो देखें बेटा हमसे पूछा गया यहां के अंदर, एक बार पढ़ते हैं। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, बोथ द सर्किट्स आर टेकिंग सेम करंट फ्रॉम द बैटरी बट करंट थ्रो आर इन द सेकंड इज 1/10। यहां पर जो आर के अंदर करंट है 1/10 है, जो यहां था उसके रेस्पेक्ट में आर के अंदर करंट जो जा रहा था जो भी था आई, यहां पर आई बाई 10 गया हुआ है। ओके, कहा गया है करंट थ्रो आर इन दी सर्किट, फिर आगे कहा गया है जो आर में सर्किट में करंट जा रहा था यहां पे उसका 1/10 गया है, और आर की वैल्यू वो बता रहा कि आर की वैल्यू यहां पर 11 ओम है। तो हमसे पूछा R1 क्या रहा होगा। बच्चों ऐसे हिसाब लगाओ कि यहां पर जो अप्लाई किया गया वोल्टेज है वो अप्लाई किया गया वोल्टेज आपका ई है, यहां भी ई है, यहां टोटल वोल्टेज पा जा रहा है लेकिन यहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। करंट अगर यहां 1/10 है तो ऐसे सीधा हिसाब लगाओ, यहां जो करंट आर में जा रहा था उसकी तुलना में 1/10 करंट यहां जा रहा है, मतलब ईएमएफ भी 1/10 हो गया होगा। सीधी सी बात करें, इसने जो ईएमएफ यहां जो वोल्टेज इसे मिला होगा वो E/10 का मिला होगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस रहते हुए करंट 1/10 हो गया। समझिएगा, इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज इसे मिला होगा यहाँ ई मिला था तो यहां पर E/10 मिला होगा। E/10, यस, E/10 मिला होगा, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ के पैरेलल में है तो इसका भी क्या रहा होगा E/10 रहा होगा। ठीक है बेटा, E/10 रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा कि बताइए सर R1 क्या रहा होगा। अब E/10 ये दोनों पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, E/10 तो पूरे सिस्टम का भी यहाँ के अंदर क्या रहा होगा E/10। इसका मतलब अकेले R1 को जो वोल्टेज मिला होगा ये वोल्टेज बच्चों रहा होगा 9E/10, क्योंकि टोटल ही है, यहां पर इसे वोल्टेज मिला 9E/10। ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा R1 की वैल्यू क्या होगी। यहां से देखिए यहां पर हम I की बात करेंगे तो I की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां पर होगी, यहां पर I की वैल्यू आ जाएगी E डिवाइडेड बाई R, और R की वैल्यू यहां पर आपको दिया है 11, E बाई क्या हो गया 11। यहां आ जाते हैं, यहां पर बच्चों I की वैल्यू जो हमारे पास होगी ये वाले ब्रांच में देखिए इस रेजिस्टेंस में करंट हमारे पास कितना गया हुआ है, यहां से I को निकाले तो हमारे पास आ जाएगा यहां का वोल्टेज जो कि 9E क्या है 10 डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है R1। अब ये जो करंट है और ये जो करंट है दोनों बराबर है, इसको थोड़ा सिंपल बना लो, 9E डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ R1, ऐसे ये दोनों करंट बराबर हैं। अगर बच्चों ये दोनों करंट बराबर हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं 9E डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू E/11। यहां पर आ गया बच्चों E/11, E दोनों साइड से बच्चों कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 9/10 R1 इक्वल टू 1/11, और यहां पर बच्चों R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 इंटू 9 यानी 99 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10, यानी बच्चों R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9.9 ओम। ऐसे ट्रिक से जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहां पर करंट 1/10 हो गया है, रेजिस्टेंस उतना ही है लेकिन करंट 1/10 हो गया, करंट भेजने का स्ट्रेंथ भी 1/10 हो गया होगा, इसका मतलब ईएमएफ यहां पर अगर ये ई पा रहा था वोल्टेज तो यहां पर कितना पाएगा E/10। ठीक है, अब E/10 यहां होगा तो यहां भी E/10 होगा और पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी E/10 होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9E/10।
तो यहाँ का करंट इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस जो कि आई है और यहाँ भी आई है, दोनों आई को इक्वलाइज कर दिया, हमको आंसर मिल गया। आंसर आ गया बेटा 9.9 ओम। ठीक, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक सवाल ये दिया है, यहां पे इस क्वेश्चन में बेटा एक सर्किट बना हुआ है, आप देख सकते हो 2 ओम, 10 ओम, 2 माइक्रोफैराड, 2.5 वोल्ट पढ़ते हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड is connected as shown in figure. The internal resistance of cell is 0.5 ohm. इसके अंदर बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम का, सवाल में लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। बच्चों इस स्टेडी स्टेट कंडीशन मानेंगे तो यहां पर इस ब्रांच में कोई करंट जाना नहीं, जो भी करंट यहां से चला होगा उस रास्ते को फॉलो करते हुए स्टेडी स्टेट में इस लूप को कंप्लीट करा रहा होगा। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा। यहां पर बच्चों कितना करंट सर्किट में जा रहा होगा निकालें, इस ब्रांच का कोई मतलब अभी है नहीं स्टेडी स्टेट में। आई की वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V 2.5 वोल्ट का है, यहां पर इनफैक्ट EMF है 2.5 डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट बच्चों यहां पर हो गया 2 और ये हो गया 0.5 यानी कि 2.5, यानी कि जो करंट यहाँ बच्चों फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ध्यान दीजिए अगर 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज निकालने के लिए जाऊंगा तो ये वोल्टेज आपका हो जाएगा I इंटू R, यानी 1 इंटू 2। यहाँ का वोल्टेज आ गया 2 वोल्ट। अब ये वाला ब्रांच ये वाले ब्रांच के पैरेलल में है, तो अगर यहाँ 2 वोल्ट है बेटा, ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ भी होगा, लेकिन क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो यहाँ कोई करंट जाने वाला है नहीं, तो यहाँ कोई वोल्टेज खर्च होगा नहीं। अगर 2 वोल्ट है वो टोटल 2 वोल्ट इसको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में नहीं होना है, तो टोटल 2 वोल्ट जो यहाँ का है यहाँ खर्चा नहीं हुआ तो इसे मिल गया। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू हमारे पास होता है CV, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड और V की वैल्यू 2 है, यानी 4 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन यहां के अंदर सही हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 50 का। होपफुली बच्चों आपको इस सॉल्यूशन से काफी हेल्प मिलेगा और आशा करते हैं आप लोग आगे का भी टेस्ट बढ़े हुए मनोबल से अच्छे से देंगे, पेपर को सीरियसली लेंगे और किसी तरह का कोई निगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं लाएंगे। शुभकामनाओं के साथ कि आप हमेशा पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की ओर पूरी एनर्जी से अग्रसर होते रहें। आप सभी के आगे आने वाले एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।